हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अभी स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास में ये देखा कि टेम्परेचर का रजिस्टिविटी के साथ क्या रिलेशन है। मीन्स रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करती है। आपने मेटालिक कंडक्टर के लिए देखा, सेमी कंडक्टर के लिए देखा, इंसुलेटर के लिए देखा, उनके ग्राफ आपने देखा। ये सारी चीज़ें आपने देखा अच्छे से, और वो आपने अच्छे से समझ में भी आपके आई होंगी। अब हम कुछ टर्म्स और आते हैं, उनको हम डिफाइन कर दें। जैसे कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है। ये टर्म अगर बार बार आएंगे आपको समझ में आना चाहिए, तो इनका हम इंट्रोडक्शन थोड़ा कर लें। आइए हम देखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये कंडक्टिविटी क्या होती है? किसी भी मटेरियल की जो रजिस्टिविटी है उसके रेसिप्रोकल को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। किसी भी मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होती है, उस मटेरियल के जो रजिस्टिविटी है उसके हम रेसिप्रोकल को कहते हैं। मीन्स द रेसिप्रोकल of the resistivity of a material is called conductivity. The reciprocal of the resistivity of a material is called conductivity. Means किसी भी मटेरियल की जो रजिस्टिविटी होती है उसी के रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। रेसिप्रोकल मतलब होता है रिवर्स। रिवर्स का मतलब उल्टा। तो मीन्स जो कंडक्टिविटी होती है उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब हो गया कि जिसकी रजिस्टिविटी जितनी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, जिसकी रजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। मेटल की रजिस्टिविटी वेरी लो होती है तो इसकी कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है। और एक आइडल कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है। एक आइडल कंडक्टर के लिए या परफेक्ट कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो एक आइडल कंडक्टर के लिए या परफेक्ट कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। और इसका मतलब ये हो गया, हम लोगों ने जो रिलेशन पढ़ा था J इक्वल टू सिग्मा ई, हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ पढ़ा था। यहाँ से E इक्वल टू क्या हो जाएगा? J अपॉन रो। क्या हो जाएगा? J अपॉन रो। और अगर आइडल कंडक्टर है तो आइडल कंडक्टर के लिए रो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो E क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि वेरी नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर करके हम जो है आइडल कंडक्टर में चार्ज को फ्लो करा सकते हैं। बहुत ही स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर करके हम किसी कंडक्टर में चार्ज को फ्लो करा सकते हैं। मीन्स तो यहाँ से दो बातें इंपॉर्टेंट हुई। पहली बात ये इंपॉर्टेंट हो गई, यहाँ से दो बातें इंपॉर्टेंट हुई। देखिए, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि किसी भी मटेरियल की रजिस्टिविटी का रिवर्स उसकी कंडक्टिविटी कहलाती है। दूसरा पॉइंट, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है। सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है, जहां रो क्या है? रजिस्टिविटी। सिग्मा इंटू रो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आ जाएगा। इसका मतलब रो ज्यादा होगा तो सिग्मा कम होगा, रो कम होगा तो सिग्मा ज्यादा होगा। दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। SI यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? 1 अपॉन ओम इंटू मीटर। 1 अपॉन ओम इंटू मीटर, तो ओम मीटर इनवर्स हो जाएगा। ओम मीटर इनवर्स हो जाएगा तो हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स, ओम का उल्टा कहेंगे तो मोहो आता है। ओम ओ या एम का उल्टा मोहो आता है, तो ये हो जाएगा मोहो मीटर इनवर्स। मोहो को हम लोग साइमन बोलते हैं। जॉर्ज साइमन के नाम पे इसको साइमन बोलते हैं। तो साइमन मीटर इनवर्स, मोहो को हम लोग साइमन बोलते हैं जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर। तो ये हो जाएगा साइमन मीटर इनवर्स। क्या? साइमन मीटर इनवर्स। क्या? साइमन मीटर इनवर्स आ जाएगा। अब कंडक्टिविटी की डायमेंशन देख लेते हैं। 1 अपॉन रो की डायमेंशन, रो की डायमेंशन होती है रजिस्टिविटी की ML3 T-3A-2। ML3 T-3A-2, तो ये हो जाएगा M-1 L-3 T³ A²।
m-1 L-3 T³ A²। ये आपकी कंडक्टिविटी की डायमेंशन हो जाएगी। क्या? कंडक्टिविटी की डायमेंशन हो जाएगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। हम कंडक्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या नाम है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या नाम है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या नाम है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। अब एक बात यही और हम लोग डिस्कस कर ले, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब हम 6 पॉइंट की बात करें। जो आपके परफेक्ट कंडक्टर होते हैं, जो आपके परफेक्ट कंडक्टर होते हैं, हालांकि परफेक्ट कंडक्टर कोई नहीं है, जो परफेक्ट कंडक्टर होते हैं या आइडल कंडक्टर होते हैं, आइडल कंडक्टर होते हैं। जो आपके परफेक्ट कंडक्टर होते हैं या आइडल कंडक्टर होते हैं, उनके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। सिग्मा की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। और रो की वैल्यू, उनके लिए रो की वैल्यू 1/σ होता है, 0 होती है। और हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था J = σE। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो J/σ आ जाएगा। तो J/σ आपका कितना है? 0। आपका J इनफाइनाइट आ जाएगा। सिग्मा क्या है? इनफाइनाइट है। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो कोई एक आइडल कंडक्टर है या परफेक्ट कंडक्टर है, तो उसमें एक वेरी वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके आप करंट फ्लो करा सकते हैं। एक आइडल कंडक्टर या परफेक्ट कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, वो बहुत नेग्लिजिबल होती है। वो बहुत नेग्लिजिबल होती है। उसकी वैल्यू बहुत कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। उसका रीजन यही है कि आइडल कंडक्टर जो है परफेक्ट कंडक्टर होते हैं, उनके लिए सिग्मा जो है इनफाइनाइट होती है। ओके। तो ये रही आपकी कंडक्टिविटी के विषय में, या जिसको आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक और टर्म है जिसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कंडक्टेंस क्या है। कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल G से डिनोट करते हैं। देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल वायर। मीन्स किसी एक मेटालिक वायर का जो रेजिस्टेंस है, उसका जो रेसिप्रोकल है वो कंडक्टेंस कहलाता है। याद रखना, रजिस्टिविटी का उल्टा तो कंडक्टिविटी कहलाता है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस कहलाता है। रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी कहलाता है, लेकिन रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? कंडक्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडक्टेंस कहलाता है। तो कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? G से। किससे डिनोट करते हैं? G से। तो G = क्या होता है? 1/R। G = क्या होता है? 1/R। ये SI यूनिट क्या हो जाएगी कंडक्टेंस की? 1/SI यूनिट रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम। तो कंडक्टेंस की SI यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। देखिए क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। इसको हम मोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोह कहते हैं या साइमन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइमन। कैपिटल S से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टेंस की SI यूनिट ओम इनवर्स या मोह कहलाती है, जिसको हम लोग साइमन बोलते हैं, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर। कंडक्टेंस की डायमेंशन क्या हो जाएगी? 1/रेजिस्टेंस की डायमेंशन। 1/रेजिस्टेंस की डायमेंशन। रेजिस्टेंस की डायमेंशन होती है ml² T-3a-2, ml² T-3a-2। तो हो जाएगा m-1 L-2 T-3a², m-1 L-2 T³ a²। ये रेजिस्टेंस की डायमेंशन हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। R = V/I होता है, V = W/Q होता है, Q = IT होता है। तो R की डायमेंशन हो जाएगी वर्क की डायमेंशन अपन करंट के स्क्वायर की डायमेंशन इंटू टाइम की डायमेंशन। वर्क की डायमेंशन हो जाएगी आपकी ml² T-2 अपन a² इंटू T। तो वहां से आ जाएगी रेजिस्टेंस की डायमेंशन ml² T-3a-2, ml² T-3a-2। ये डायमेंशन रेजिस्टेंस की आप कहाँ से लाएंगे? R = होता है V/I और V = होता है W/Q इंटू I आ जाएगा, और W/Q होता है IT और इंटू I आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा W/I² T आ जाएगा।
तो यहाँ वर्क की डायमेंशन अपॉन करंट की डायमेंशन, यहाँ से डायमेंशन आप इसकी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगी वर्क की डायमेंशन, ये हो जाएगी करंट के स्क्वायर की डायमेंशन, ये हो जाएगी टाइम की डायमेंशन। तो ये आपकी आ जाएगी यम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और अपॉन ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर, ये करंट की डायमेंशन हो गई टी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2 ये आ जाएगी। तो यहाँ से कंडक्टेंस की डायमेंशन ये निकल आ जाएगी। कंडक्टेंस इंटू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका कंडक्टेंस कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये रहा आपका कि कंडक्टिविटी क्या होती है और कंडक्टेंस क्या होता है। अब हम डेली लाइफ में जो भी करंट का यूज करते हैं वो 2 टाइप की होती है। एक को हम डीसी करंट बोलते हैं या डायरेक्ट करंट बोलते हैं, जो केवल एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करती है, जिसके वोल्टेज की पोलैरिटी नहीं चेंज होती। जो प्लस है वो हमेशा प्लस बनी रहेगी, जो माइनस है वो हमेशा माइनस बनी रहेगी, जो हमेशा एक ही डायरेक्शन फ्लो करेगी, जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स होगा, जिसकी फ्रिक्वेंसी 0 होती है, जो बैटरी या सेल से मिलती है। और दूसरी होती है एसी, जिसको आप अल्टरनेटिंग करंट कहते हो, जो हमारे घरों में आती है। तो जनरली 2 तरीके की करंट हम डिस्कस करते हैं, एक डीसी या डायरेक्ट करंट, एक एसी या अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट वो करंट होती है जिसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, मीन्स वो सिंगल डायरेक्शन में फॉलो करती है। ये यूनि डायरेक्शनल होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स होता है और डायरेक्शन भी फिक्स होती है, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। आइए डायरेक्ट करंट के विषय में थोड़ी बात हम लोग डिस्कस कर लें। डायरेक्ट करंट का देखिए, ये करंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है। आई नॉट देखिए टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, मैग्नीट्यूड फिक्स है। ओके, दूसरी बात देखिए, अगर ये करंट किसी वायर में फ्लो करेगी, सपोज कर लो ये कोई एक वायर है, करंट यहाँ ए से इंटर कर रही, बी से लीव कर रही। करंट जहाँ से इंटर करती है वो हाई पोटेंशियल होता है, जहाँ से लीव करती है वो लो पोटेंशियल होता है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो हमेशा ये प्लस बना रहेगा, ये माइनस बना रहेगा। करंट हमेशा ए से बी की डायरेक्शन फ्लो करती रहेगी, कभी वो ए से बी कभी बी से ए नहीं फ्लो करेगी। करंट हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन फ्लो करेगी। तो डायरेक्ट करंट के का मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। ये एक सिंगल डायरेक्शन या यूनि डायरेक्शन में फ्लो होने वाली करंट होती है, तो मैग्नीट्यूड इसका फिक्स हो गया। और जब कोई चीज कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो डी आई ओवर डी टी क्या हो जाएगा 0, डी आई ओवर डी टी क्या हो जाएगा 0। और डायरेक्शन इसकी फिक्स्ड होगी, हमेशा जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो करेगी, सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करेगी। और जब कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज ही नहीं होती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या मानी जाती है 0। क्या मानी जाती है 0। तो डायरेक्ट करंट की फ्रिक्वेंसी क्या होती है 0 हर्ट्ज। क्या होती है 0 हर्ट्ज। तो आपको इतनी बातें डायरेक्ट करंट के विषय में याद रखना है। नंबर 1, डायरेक्ट करंट का ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना डायरेक्शन चेंज होती है और ना पोलैरिटी चेंज होती है। ये एक सिंगल डायरेक्शन में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ फ्लो करती है। इसकी फ्रिक्वेंसी 0 होती है। ये सेल से या बैटरी से हमें मिलती है या डीसी जनरेटर से हमें मिलती है। और डायरेक्ट करंट का यूज हम इलेक्ट्रोलिसिस के लिए करते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए करते हैं। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है और मेटलर्जी है, वहाँ पर ज़्यादातर हम डायरेक्ट करंट का ही यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट करंट हम लोगों की होती है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको आप एसी करंट बोलते हो, जिसको आप एसी करंट बोलते हो। अब हम स्टूडेंट्स एसी के विषय में देख लें, या जिसको आप अल्टरनेटिंग करंट कहते हो। अपने घरों में जो करंट आती है डेली, ये आपकी अल्टरनेटिंग करंट ही होती है। इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो यूज की जाती है ये अल्टरनेटिंग करंट ही होती है। इसको हम एसी बोलते हैं। चलो देखते हैं एसी करंट क्या है। ये बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल का मतलब हो गया कि दोनों डायरेक्शन में फ्लो करती है। दोनों का मतलब ये हो गया कि ये आपका कभी ए से बी फ्लो करेगी, कभी बी से ए फ्लो करेगी, कभी ए से बी, कभी बी से ए। इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसीलिए इसको बाई डायरेक्शनल करंट कहते हैं। ये करंट जो होती है जनरली टाइम के साथ चेंज होती है। इसका जो इक्वेशन होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या I इक्वल टू आई नॉट कास ओमेगा टी होता है। तो साइन या कास के फंक्शन के रूप में ये डिनोट की जाती है।
आई देखिए यहाँ पर टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ भी आई टाइम पर डिपेंड कर रही है, और आई देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर आई एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। तो ये जो है टाइम पर डिपेंडेंट होती है और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होती है सोर्स के, जो सोर्स इसको प्रोवाइड करता है। ये देखिए ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। ये देखिए यहाँ पर करंट जीरो थी, ये करंट मैक्सिमम हो गई, फिर जीरो हो गई, फिर अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम हो गई, फिर जीरो हो गई। मींस करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर जीरो। इसका मतलब ये पूरी एक साइकिल कहलाती है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये ए से बी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और निगेटिव हाफ साइकिल में ये बी से ए डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो मीन्स इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो करती है, इसीलिए इसे बाई डायरेक्शनल करंट बोलते हैं। और जो वोल्टेज सोर्स जो एसी हमें प्रोवाइड करता है उसका वोल्टेज देखिए ये है, ये भी टाइम के साथ चेंज होता रहता है। देखिए वोल्टेज की पोलैरिटी प्लस है, माइनस है, फिर प्लस हो जाएगी, फिर माइनस। तो जो एसी वोल्टेज सोर्स होता है उसकी पोलैरिटी फिक्स नहीं होती है, जबकि बैटरी में जो टर्मिनल पॉजिटिव बन गया वो हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा, जो निगेटिव बन गया वो हमेशा निगेटिव बना रहेगा। जबकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स में ऐसा नहीं होता है, उनकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। और क्या बात है, मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली, अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है। डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, डायरेक्शन जो है इसकी पीरियोडिकली चेंज होती है, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद बार बार रिपीट होती रहती है। पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज सोर्स चेंजेस, इस ऐसे जो वोल्टेज सोर्स होते हैं उनकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। चलिए हम एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए ये ए बी कोई एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसमें कोई एसी करंट हमें फ्लो करानी है। ये वोल्टेज सोर्स है, एसी का सिंबल ये होता है, एसी का सिंबल ये होता है। ये कोई वोल्टेज सोर्स है, ये इसमें करंट फ्लो कर रहा। अभी ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, तो करंट ए से बी फ्लो करेगी। थोड़ी देर के बाद ये निगेटिव बन जाएगा, ये निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पोलैरिटी चेंज हो गई। अब करंट बी से ए की तरफ फ्लो करेगी। फिर थोड़ी देर बाद ये प्लस टर्मिनल बन जाएगा, ये माइनस टर्मिनल बन जाएगा, करंट ए से बी फ्लो करेगी। तो लगातार करंट ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए, दोनों डायरेक्शन में फ्लो करती है। जब ये ए से बी फ्लो करती है उसका ये ग्राफ ये है, जब ये बी से ए फ्लो करती है उसका ग्राफ ही ये है। इसीलिए इसको बाई डायरेक्शनल करंट कहते हैं, या हम कहते हैं ये करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो करती है। एसी करंट चेंज होती है, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। जो इंडिया में एसी करंट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, 220 वोल्ट पर आती है डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू यूज के लिए। इसको हम एसी जनरेटर से प्रोड्यूस करते हैं। किससे? एसी जनरेटर से प्रोड्यूस करते हैं। और ट्रांसफार्मर का यूज करके हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर का यूज डीसी के साथ नहीं किया जा सकता। तो ये रही आपकी जो है अल्टरनेटिंग करंट जिसे आप बोलते हैं, या जिसे हम शॉर्ट में एसी बोलते हैं। एक और करंट होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट, जो कि बहुत स्मॉल टाइम के लिए होती है। इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज होती है। ट्रांजिएंट करंट जो होती है इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होता है, ये मैग्नीट्यूड इस टाइप का, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज होती है। इसको हम ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं। मीन्स वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड तो कम ज़्यादा हो लेकिन डायरेक्शन फिक्स रहे, उसे हम ट्रांजिएंट करंट या वेराइंग करंट बोलते हैं। जब किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के समय जब तक वो कैपेसिटर चार्ज होता है तब तक ये करंट फ्लो करती है, या डिस्चार्ज करते हैं तब फ्लो करती है, या किसी इंडक्टर को हम जो है या कॉइल को चार्ज करते हैं तो ऐसा होता है। तो ट्रांजिएंट करंट वो करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज होती। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज होता है, और डायरेक्ट करंट होती है जिसका ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना डायरेक्शन चेंज होती है। ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि मतलब एसी क्या है, डीसी क्या है, स्टेडी करंट क्या है, वेरिएबल करंट क्या है, वेराइंग करंट क्या है, ये आपको याद रखना है। और जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है एसी को हमें डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, एसी को हमें डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इन्वर्टर लगा करके हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जहाँ पर हमें डीसी को एसी में बदलना होता है
सॉरी, जहाँ पर हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है वहाँ पर हम रेक्टिफायर का यूज कर लेते हैं। किसका? रेक्टिफायर का यूज कर लेते हैं। और जहाँ पर डीसी को एसी में कन्वर्ट करना होता है वहाँ इन्वर्टर यूज कर लेते हैं। आपके घरों में जो इन्वर्टर लगा है वो क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। जब लाइट नहीं आ रही हो, जब लाइट आ रही होती है तो वो इन्वर्टर चार्ज हो रहा होता है, उसमें जो बैटरी लगी है उसके अंदर डीसी के रूप में करंट स्टोर होती है और उस चार्ज होती है। और जब लाइट चली जाती है तो वो इन्वर्टर क्या करता है? उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। आपके यहाँ जितने फैन और जितने अप्लायंसेस रखे हैं उनको वो रन कराने लगता है। तो इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, जबकि रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। तो जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े, आप चाहते हैं कि एसी सिग्नल को हम डीसी में कन्वर्ट कर लें, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको रेक्टिफायर अभी हम आगे बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है। और डीसी को एसी में जहाँ कन्वर्ट करना हो वहाँ इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से वन टाइप की करंट को सेकंड टाइप की करंट में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एसी सस्ती पड़ती है, चीप पड़ती है, ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, हाई वोल्टेज की होती है। इसके साथ ट्रांसफार्मर का यूज किया जा सकता है। इसको भेजना एक जगह से दूसरी जगह आसान है, इसलिए ज़्यादातर हम डेली लाइफ में जो है वो एसी का ही यूज करते हैं, डीसी का यूज हम नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर हम एसी का ही यूज करते हैं। तो ये रहा आपकी अल्टरनेटिंग करंट क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्शन। डायरेक्ट करंट क्या है उसका इंट्रोडक्शन, और आपका कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, ठीक ना। इसके विषय में आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रजिस्टिविटी है उसका एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करें। आपके एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रजिस्टिविटी, तो रो इक्वल टू यम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इसका एक्सप्रेशन हमें ड्राइव करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। ओके।